विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट। आज हमारी बातचीत राजभाषा अधिनियम पर केंद्रित रहेगी। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों पर बातचीत की है। इस लघु व्याख्यान में राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधन 1967 पर बात की गई है। उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के समव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी, उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। भारतीय गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। बिंदु संख्या 1 है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है। ख. हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। इस अधिनियम का बिंदु संख्या 3 है संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी तथा संसद में कार्य के समव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। परंतु यह और कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा। परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा
केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच, केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच प्रयोग में लाई जाती है, वहाँ उस तारीख तक जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कंपनी का कर्मचारी वृंद हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथा स्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं। संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज पत्रों के लिए केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं, निविदा प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। 4. उपधारा 1 या उपधारा 2 या उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए जिसके अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है प्रयोग में लाया जाना है। ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है। 5. उपधारा 1 के खंड क के उपबंध और उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4 के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए
संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता। 4. राजभाषा के संबंध में समिति जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा। राष्ट्रपति उपधारा 3 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हैं तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश निकाल सकेगा। बिंदु संख्या 5 है केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के जो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा, जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं। इस अधिनियम का बिंदु संख्या 6 है कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में हो, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा। और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। बिंदु संख्या 7 है उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग। नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग
उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। जहां कोई भी निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी भाषा से भिन्न ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहां उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा। बिंदु संख्या 8 और 9 भी हैं। बिंदु संख्या 8 में नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के हरेक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अधिनियम 1963 संशोधित 1967 के बिंदु संख्या 9 में जो बात कही गई है, कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर में लागू न होना। धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित 1967 के 9 बिंदुओं को देखा और देखा कि राजभाषा के संबंध में संविधान का कठोर आदेश न होकर आदेश लचीला है, उसकी प्रकृति लचीली है। और यहाँ से हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी के बने रहने और हिंदी में अनुवाद के लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ भारत देश की लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति भी इसमें देखी जा सकती है कि हिंदी भले ही जनभाषा हो, व्यापक भाषा रही हो, किंतु किसी प्रांत, किसी राज्य, किसी क्षेत्र की इच्छा को भी राज्य की या देश की राजभाषा पूर्ण रूपेण राजभाषा बनाने में हर इकाई की इच्छाओं का सम्मान किया जाएगा। आभार साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों।